नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि वहाँ पर मारवा हाउस में अर्ली मॉर्निंग जब धनंजय को वहाँ पर कोई शख्स मारवा हाउस से बाहर जाते हुए दिखाई देता है तो तब धनंजय भी उसका पीछा करता है। उसका पीछा करते करते वो ऑटो अब एक वहाँ पर अपार्टमेंट के बाहर आकर खड़ी हो जाती है। अब जैसे ही धनंजय बहुत सोच समझने के बाद अब उस बिल्डिंग के पास जाता है तो वहाँ पर अब उसके धीरे धीरे अब उस फ्लैट के सामने भी चला जाता है। अब धनंजय जैसे ही अब दरवाजे को नॉक करता है तो जो जिसने सामने से दरवाज़ा खोला उसे देखकर तो धनंजय एकदम से हैरान हो जाता है। उसे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता क्योंकि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि आयशा थी। इसलिए आयशा को ऐसे देखकर अब धनंजय सीधे ही कहता है तुम इस तरह से चोरी छुपे से मारवा हाउस से निकलकर बाहर आने का क्या मतलब है। धनंजय के इस सवाल पर अब आयशा कहती है सब कुछ क्या बाहर से ही पूछोगे, कुछ अंदर आकर नहीं पूछोगे। देखिए ये आपका मारवा हाउस नहीं है, ये एक अपार्टमेंट है जहाँ आसपास लोग रहते हैं और मैं नहीं चाहती कि कोई हमें ऐसे देखे क्योंकि मैं इस समाज को, इन लोगों को कोई भी बातें बनाता हुआ नहीं सुन सकती। इसलिए प्लीज़ अंदर आ जाइए। ये सुनते ही धनंजय पिरामल अब आयशा के कहने पर अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर आयशा भी अभी दरवाजे को बंद कर देती है। धनंजय जब देखते हैं तो वो आयशा से कहते हैं कि ये किसका घर है, तुम किसके घर में रहती हो। इस बात पर अब आयशा कहती है कि ये मेरी माँ का घर है, अभी सब कुछ अरेंज नहीं किया है। ये सुनते ही अब धनंजय पिरामल कहते हैं कि क्या आप यहाँ रहेंगी। इस बात पर अब आयशा हाँ मैं अपना सिर हिला देती हैं। आयशा के इस सिर को देखकर तो मानो अब धनंजय का दिल कहीं बैठ सा गया था क्योंकि जब उसे ये लगा कि आयशा मारवा हाउस में नहीं रहेगी तो अब धनंजय को ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने उसका कुछ चुरा लिया हो। धनंजय अब खुद के इमोशंस को ही कंट्रोल करते हुए कहते हैं ठीक है फिर चलो इस फ्लैट को घर बनाने में मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ क्योंकि इसमें अभी सब कुछ अच्छी तरह से सेट भी नहीं है। अब धनंजय की ये बात सुनते ही आयशा की आंखों में धनंजय के लिए रिस्पेक्ट और भी बढ़ गई थी क्योंकि धनंजय ने सीधे अब आयशा मारवा की हेल्प करने के लिए उसे आगे से पूछ लिया था। लेकिन इसके बाद भी अब आयशा कहती है आपको तकलीफ लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये मैं कर दूंगी। इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं कि करने दीजिए ना आपकी हेल्प, मुझे भी आपकी हेल्प कर बहुत ही अच्छा लगेगा और आप भी अगर आप ऐसे ही हेल्प नहीं लेना चाहती तो आप भी बदले में मेरी भी एक हेल्प कर सकती हैं। धनंजय के मुंह से हेल्प शब्द सुनकर अब आयशा मोटी मोटी आंखों से बस अब धनंजय को ही देखने लगती है। धनंजय ने जब आयशा को देखा कि वो उसे ही देख रही है तब वो अब अपनी बात को बदलते हुए कहता है कि आप मुझे दिल्ली घुमा सकती हैं जिससे मुझे भी दिल्ली घूमने में हेल्प हो जाएगी। अब धनंजय की ये बात सुनते ही आयशा के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। यहाँ पर आयशा बेके करके अपने घर को अरेंज करने में लग जाती है और यहाँ धनंजय भी उसकी मदद कर रहा था। आयशा का फ्लैट यहाँ पर 3 BHK का था। यहाँ पर सबसे पहले आयशा ने अपनी माँ के रूम को सेट कर दिया था और उसके बाद वो अपने रूम को अरेंज करने लगती है। एक एक करके सब कुछ अच्छी तरह से अरेंज करने के बाद धनंजय पीरामल अब सोफे पर जाकर बैठ जाते हैं और अब वो बैठते हुए कहते हैं आज का तो हो गया मेरी तो पूरी की पूरी एक्सरसाइज ही हो गई क्योंकि मैं तो अब थक चुका हूँ। मुझे तो पता ही नहीं था कि घर में इतने सारे काम भी होते हैं जो मुझे आज कर पता चला। अपनी और अपनी माँ की फोटो को अब दीवार पर लगाते हुए अब आयशा धनंजय से कहती है कहा था ना मैंने आपको कि आपके बस का नहीं है, लेकिन फिर भी आप मेरी बात को माने नहीं। अब थक गए ना। आपके घर में तो सारे ही काम सर्वेंट ही करते हैं लेकिन मेरे घर में ये सब काम मैं खुद करती हूँ, इसलिए मेरी ये सब करने की आदत है।
वैसे ऑलमोस्ट सब कुछ तो हो ही गया है। ये सुनते ही अब धनंजय पीरामल अब एक बार अपनी नज़र को अपने आसपास दौड़ाते हुए कहते हैं, एक बात तो बताओ, तुमने क्या कहीं डाका डाला है क्या? ये फर्नीचर और ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, यहाँ तक कि तुम्हारी माँ के लिए इतने अच्छे अच्छे कपड़े और खुद तुम्हारे लिए भी, क्योंकि इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे तुमने इनके ऊपर बहुत ही सारा पैसा खराब किया है। सच सच बताना, इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? धनंजय पीरामल के इस सवाल पर अब आयशा मारवा कहती है कि आप एक काम कीजिए, जाकर मारवा कंपनीज के अकाउंट को चेक कर लीजिए, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ये कहते हुए ही अब आयशा अपने बालों को बनाते हुए कहती है, आप थोड़ी देर रुकिए, मैं शावर लेकर आती हूँ। ये सुनते ही अब धनंजय पीरामल भी हाँ में अपना सिर हिला देते हैं। तो वहीं आयशा भी अभी बाथरूम में शावर लेने के लिए चली जाती है। यहाँ धनंजय पीरामल अभी अपनी जगह से उठकर अब हॉल से ही होकर सीधा गैलरी में खड़े हो जाते हैं और वो सामने अब वहाँ पर बने एक पार्क में देखते हैं जहाँ पर बच्चे खेल रहे थे। कुछ देर तक धनंजय पीरामल वहीं पर ही खड़े होकर बच्चों को ही देख रहे थे, क्योंकि उन्हें वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तभी उसके कानों में अब फिर से आयशा की आवाज़ आती है। आयशा कहती है पीछे से, अगर आप चाहें तो ब्रश कर सकते हैं, क्योंकि जितना कि मैं जानती हूँ इतनी अर्ली मॉर्निंग आप मेरा पीछा करते हुए आए तो अब तक आपने ब्रश तो नहीं की होगी। मैंने माँ के लिए नया ब्रश लिया था, लेकिन अभी तो उन्हें आने में टाइम है, तो आप उस ब्रश को यूज कर सकते हैं। वो बिल्कुल ही नया है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब आयशा की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं, थैंक यू सो मच, मैं भी बस थोड़ा सा फ्रेश होना चाहता था। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपका बाथरूम यूज कर सकता हूँ? इस बात पर अब आयशा कहती है, जरूर कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास आपके लिए कोई कपड़े नहीं हैं। ये सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं कि कपड़े नहीं है, वॉशिंग मशीन है ना, तुमने नई तो ली है ना, तो मैंने जो पहना हुआ है उसे धोकर सुखाकर पहन लूँगा, आप मुझे बस टॉवल दे दीजिए। ये सुनते ही अब आयशा कहती है, जी ज़रूर, अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तो। यहाँ धनंजय अब शावर लेने के लिए बाथरूम में चले जाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आयशा भी चाय नाश्ता बनाने के लिए किचन में चली जाती है। कुछ देर के बाद जब धनंजय पीरामल शावर लेकर वापस आ जाते हैं, तो वो अब अपने मन में ही यही सोचते हैं कि इस घर में सिर्फ औरतें ही रहती हैं, तो यहाँ किसी जेंट्स के कुछ कहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं। ये सोचते हुए ही अब धनंजय पीरामल को कुछ याद आता है, तो अब वो अपना फ़ोन उठाकर अब वो करण गुलेरिया को फ़ोन लगा देता है। तो वहाँ करण अब बार बार उसका फ़ोन काट रहा था, क्योंकि करण पिछली रात के जो उसके साथ हुआ था, जो राजीव गुलेरिया और धनंजय ने स्वाति के पिता को सब कुछ बता दिया था, उस बात से वो अभी भी इन दोनों से नाराज़ था, इसलिए वो धनंजय का फ़ोन काट रहा था। यहाँ धनंजय भी अब तक समझ गए थे कि उसका दोस्त उससे नाराज़ है, इसीलिए ही वो ऐसा बिहेव कर रहा है। कुछ देर तक सोचने के बाद अब धनंजय पीरामल अब राजीव को फ़ोन लगा देते हैं। कुछ देर की रिंग के बाद जब राजीव ने हेलो कहा, तब धनंजय पीरामल ने उससे कहा कि क्या तुम मुझे कोई आसपास कोई शो बता सकते हो? अब वो वहाँ पर उसे उस एरिया के बारे में बताता है। ये सुनते ही अब राजीव ने उनसे कहा कि तुम क्या बोल रहे हो? पहले मुझे अपनी पूरी की पूरी लोकेशन बताओ, क्योंकि आसपास की ऐसे मैं कैसे शो बता सकता हूँ, और तुम्हें क्या चाहिए वो भी बताओ, उसी के हिसाब से ही मैं तुम्हें कुछ बता सकता हूँ। तभी तो मैं तुम्हें एग्जैक्ट कोई भी ओपिनियन दे सकता हूँ। ये सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं कि यार लोकेशन तो मुझे पूरी तरह से पता नहीं है, तो रुक, मैं तुझे थोड़ी देर में फ़ोन करता हूँ लोकेशन पता करके। ये सुनते ही अब राजीव ने उससे कहा कि मेरे भाई, तुझे किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया है ना? कहाँ फंस गया तू आज? और तू क्या बोल रहा है? क्योंकि तेरी बातों से तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तू अपनी बिना मर्जी से तुझे किसी ने वहाँ पर कैद किया हो, क्योंकि तू वहाँ चला तो गया, लेकिन तुझे उसकी लोकेशन नहीं पता। राजीव की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, तो वो सब छोड़, पहले जाकर उस रूठे हुए करण को मना, क्योंकि उसका मनाना मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है। इस बात पर अब राजीव कहता है, उसके लिए उसे मेरी बातें भी सुननी चाहिए ना, वो तो अपना मुंह फुलाकर ऐसे बैठा हुआ है कि वो तो मेरी कोई बात भी सुनने को तैयार ही नहीं है, और जब तक वो मेरी बात ही नहीं सुनेगा तो तुम ही बताओ मैं उसे कैसे मना सकता हूँ।
अरे वो तो छोटे बच्चे की तरह अपना मुंह फुलाकर बैठा हुआ है। अब राजीव की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, अच्छा ठीक है, फिर तुम एक काम करो, उसे कहो कि हम हॉर्स राइडिंग के लिए जा रहे हैं। तुम देखना, वो हॉर्स राइडिंग का नाम लेने से जरूर हमारे साथ आएगा। इस बात पर अब राजीव कहता है, हाँ ये तुम ठीक कह रहे हो, ये एक अच्छा आइडिया है, भला मैंने इस बारे में क्यों नहीं सोचा। मैं ये बिल्कुल ट्राई करूंगा और मैं उससे कहूंगा कि स्वाति को भी वो लेकर आए। वैसे भी उसकी छुट्टी खत्म होने ही वाली है, इससे पहले कि वो वापस पेरिस चली जाए, इस बार तो करण के साथ टाइम स्पेंड कर ही ले। इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, हाँ ठीक है, अच्छा रहेगा। ये कहते हुए ही धनंजय अब अपने फोन को डिस्कनेक्ट कर देता है। धनंजय पीरामल जिस रूम में थे, इससे पहले कि वो बाहर जाकर आयशा से यहाँ की लोकेशन पूछते कि तभी उन्हें एहसास होता है कि किसी ने उनके रूम का दरवाजा नॉक किया है। धनंजय पीरामल अब वहां पर जल्दी से जाकर अब जैसे ही दरवाजे को खोलते हैं तो सामने अपने हाथ में के कैरी बैग लेकर आयशा खड़ी हुई थी। आयशा उस कैरी बैग को धनंजय की तरफ बढ़ाकर उसे कहती है, ये आपके कपड़े हैं, आप जल्दी से इन्हें पहनकर बाहर आ जाइए क्योंकि आपके कपड़ों का अरेंजमेंट हो गया है। चाय और नाश्ता बाहर टेबल पर तैयार है। इससे पहले कि धनंजय अब आयशा से कुछ भी पूछता, आयशा वहां से जा चुकी थी क्योंकि धनंजय को हैरानी हुई थी कि वो यहाँ पर करण को बुलाकर या फिर यहाँ की लोकेशन के बारे में जानकर अपने लिए कपड़ों को अरेंज करेगा, लेकिन यहाँ पर आयशा ने तो खुद उसके कपड़ों का अरेंजमेंट कर दिया था। धनंजय ने जब कैरी बैग में देखा तो उसमें उसके ही कपड़े थे। धनंजय देखकर हैरान हो गया था कि आखिर मारवा हाउस से उसके कपड़े यहाँ पर कैसे आए। वो अभी भी अपने मन में यही सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो उसी के ही कपड़े हैं, ये उसी के ही रूम से आए हुए हैं। बस इसके बारे में माँ को कुछ भी पता ना चले, क्योंकि अगर माँ को कुछ भी पता चला तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, वरना वो पता नहीं आयशा के बारे में क्या क्या सोचेगी। अगर माँ को इन सब में आयशा का हाथ लगा तो सच में फिर तो मारवा हाउस में एक बवाल आने वाला है। अपने इन्हीं ख्यालों को अपने दिमाग से अब हटाते हुए धनंजय पीरामल अब जल्दी से अपने कपड़े पहनकर रेडी होकर अब अपने रूम से बाहर आ जाता है तो वो सामने अपनी बहन रेवती को देख चौंक जाता है, क्योंकि यहाँ पर आयशा के ही सब फ्लैट में वहाँ पर रेवती सामने ही बैठी हुई थी। रेवती अब आयशा के साथ ही थी, इसलिए उन दोनों को एक साथ ऐसे देखकर उसे हैरानी जरूर होती है। उन दोनों को ऐसे देखकर अब धनंजय भी वहाँ पर बिना कुछ कहे चुपचाप जाकर बैठ जाता है। तब वो वहाँ पर बैठता है तो वो देखता है कि आयशा उसके लिए अब एक कप में चाय और प्लेट में नाश्ता सर्व कर रही थी। धनंजय भी अब अपनी बहन से कहते हैं, तुम यहाँ पर आई हो, इस बारे में किसी को पता है क्या मारवा हाउस में? अब अपने भाई के इस सवाल पर अब रेवती कहती है, किसी को कुछ नहीं पता है, हमें आयशा का फोन आया था और उन्होंने हमें यहाँ की लोकेशन को बता दिया था और साथ के साथ कहा था कि हम यहाँ पर आ जाएं, और जब हम यहाँ पर आएं तो हम साथ में आपके लिए कपड़े भी लेकर आएं, क्योंकि ये सब मुझे आयशा ने ही करने के लिए बोला था। और आप इसके बारे में चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, हम यहाँ पर राजमहल के ड्राइवर को अपने साथ लेकर आए हैं, क्योंकि हमने मारवा हाउस के किसी भी ड्राइवर की कोई भी हेल्प नहीं ली। इवन मारवा हाउस में तो शायद किसी को पता भी नहीं होगा कि हम कहाँ आए हैं, और हमारे पीछे कमांडर इन चीफ भी हैं नीचे, वो सभी अभी नाश्ता कर रहे होंगे। क्योंकि अगर आप बिल्कुल मेरी सिक्योरिटी के बारे में भी चिंता मत करना, क्योंकि मेरी सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर ही मैं उन सबको अपने साथ लेकर आई हूँ। अपनी बहन की ये बात सुनकर अब धनंजय पीरामल अब अपने मन में ही सोचते हैं कि ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया। अरे मैं तब से करण को और राजीव को कॉल कर रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में एक बार भी रेवती का नाम क्यों नहीं आया, क्योंकि जो आयशा ने सोचा वो सब मुझे क्यों नहीं सूझा। वैसे मानना पड़ेगा आयशा की सोच को। कुछ देर तक अब वो तीनों ही चाय नाश्ता करते हैं। यहाँ आयशा और रेवती अब आपस में ही बात कर रहे थे कि तभी अब धनंजय पीरामल अब रेवती से कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें हॉर्स राइडिंग का एक्सपीरियंस करवाता हूँ। आज हमने हॉर्स राइडिंग का प्लान बनाया है।
ये सुनते ही अब रेवती कहती है, आप जाइए, आज हम यहाँ पर कुछ देर तक आयशा के साथ ही रहना चाहते हैं, क्योंकि मुझे आयशा का साथ अच्छा लगा, इसलिए मैं इनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, इसलिए मैं आपके साथ नहीं जा रही हूँ। अपनी बहन की ये बात सुनकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, तुम तो जल्दी की कभी भी किसी को भी अपना दोस्त नहीं बनाती हो ना, तो फिर अचानक से आयशा तुम्हारी दोस्त कैसे बन गई? भला तो आयशा के अंदर है, तुम्हें ऐसा क्या दिखा कि तुम उसके साथ अभी से ही इतनी घुल मिल गई कि तुम उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हो? वरना मैंने तो तुम्हें बचपन से ही देखा है कि तुम्हारे तो कभी फ्रेंड्स भी नहीं होती थी, और तुम किसी के साथ ज़्यादा बात भी नहीं करती थी। अब धनंजय की इस बात पर अब आयशा मारवा रेवती के जवाब देने से पहले ही कहती है, क्यों, अगर मैं आपकी बहन से दोस्ती करूं तो क्या इसमें कोई बुराई है, या आपको किसी भी तरह का मुझ पर कोई डाउट है? ये सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं, अरे नहीं, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता कि मैं नहीं चाहता कि आपकी और मेरी बहन की दोस्ती हो, ऐसा मैं कुछ भी नहीं चाहता। इनफैक्ट मैं तो बहुत ही खुश हूँ कि मेरी बहन किसी से तो फ्रेंडशिप कर रही है, क्योंकि मैं मेरी बहन के नेचर को अच्छी तरह से जानता हूँ, और जितनी जल्दी मेरी बहन तुम आपके साथ इतना घुल मिल गई, मैं बस उसे देखकर हैरान हूँ, और इसीलिए ही मैंने अपनी बहन से ऐसा सवाल कर दिया। लेकिन ठीक है, आप दोनों बात कीजिए, मैं बस कुछ घंटे के बाद ही आकर अपनी बहन को यहाँ से लेकर खुद ही चला जाऊंगा, तब तक आप दोनों बात करना। इस बात पर अब रेवती भी कहती है, सिर्फ मुझे ही क्यों भाई, आयशा भी तो वापस मारवा हाउस जाएगी ना, क्या वो मारवा हाउस नहीं जाएगी? इस बात पर अब आयशा कहती है, मैंने ही मिस्टर धर्मराज मारवा से रिक्वेस्ट की थी कि मैं शादी से पहले कुछ दिन तक अपने इस घर में ही रहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं शादी से पहले मारवा हाउस में नहीं रहना चाहती थी, और मेरी इस रिक्वेस्ट पर उन्होंने भी मेरे इस डिसीजन पर कोई भी एतराज़ नहीं दिखाया। उन्होंने भी मुझे मेरे इस डिसीजन पर हामी भर दी थी। ये सुनते ही अब रेवती कहती है कि हम तो वहाँ पर फिर आपके बिना बोर हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप मारवा हाउस में नहीं रहेंगी तो फिर तो आपकी शादी तक हमारा मन मारवा हाउस में कैसे लगेगा? इस बात पर अब आयशा कहती है कि जब आपका मन करे आप यहाँ पर हमसे मिलने के लिए आ जाइएगा, आपको किसी भी तरह की कोई भी बंदिश नहीं है। यहाँ आयशा और रेवती को एक दूसरे के साथ इस तरह से घुल मिल कर देखकर अब धनंजय भी रेवती को वहीं पर ही छोड़कर अब उस फ्लैट से नीचे आ जाते हैं, और अब वो नीचे आने के बाद अपने कमांडर इन चीफ को आयशा और रेवती की प्रोटेक्शन के लिए सारे ही इंस्ट्रक्शन को दे देते हैं। क्योंकि रेवती पेरिस में राजमहल की रानी थी, तो इधर आयशा भी मारवा परिवार की होने वाली बहू थी, इसलिए उन दोनों की प्रोटेक्शन के बारे में धनंजय ने पूरी तरह से सोच लिया था, और इसीलिए ही वो सारे इंस्ट्रक्शन देवांश पे दे देता है। और वो देने के बाद वो अब अपनी गाड़ी की तरफ जाने ही वाले थे कि तभी उसकी नज़र अब वहाँ के बेसमेंट में पार्क हुई एक स्पोर्ट्स कार पर जाती है। उस स्पोर्ट्स कार को धनंजय पीरामल ने पहचान लिया था कि ये तो वही स्पोर्ट्स कार थी जो उस दिन कार रेसिंग के विनर को मिली थी। अपने ख्यालों को अब अपने दिमाग से निकालकर अब धनंजय पीरामल अब अपार्टमेंट के गार्ड के पास जाते हैं, और अब उस गार्ड के पास जाकर अब उससे पूछते हैं कि यहाँ से बाहर कैसे निकलूं, क्योंकि धनंजय को वहाँ से एग्जिट का रास्ता नहीं पता था। धनंजय वहाँ पर बहुत ही कंफ्यूज हो गया था। धनंजय पीरामल की ये बात सुनकर अब वो गार्ड उन्हें लोकेशन बता देता है। इसके बाद उससे पूरा ही रास्ता जानने के बाद अब धनंजय पीरामल राजीव को अब एक मैसेज टाइप करते हुए कहता है कि तुम पहुंचो करण को लेकर, मैं स्वाति को वहीं पर ही लेकर आता हूँ। और वैसे भी मल्होत्रा हाउस मुझे रास्ते में ही पड़ेगा, क्योंकि जिस तरफ मैं हूँ वहाँ से मल्होत्रा हाउस से ही मैं स्वाति को लेकर आ जाऊँगा। ये मैसेज लिखते हुए ही धनंजय अब उसे राजीव को सेंड कर देता है। और यहाँ धनंजय भी अभी अपनी गाड़ी को मल्होत्रा हाउस की तरफ जाने लगता है। और अब धनंजय जैसे ही अब मल्होत्रा हाउस की तरफ अपनी गाड़ी को मोड़ता है, तब वहाँ पर मल्होत्रा हाउस पहुँचने से पहले ही धनंजय स्वाति को एक टेक्स्ट मैसेज टाइप करता है, जिसमें वो लिखता है कि
तुम स्वाति रेडी रहना, मैं बस तुम्हें 1 घंटे में ही लेने के लिए वहाँ पर आ रहा हूँ। वो हमें आज हॉर्स राइडिंग का हम सब ने प्लान किया है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि तुम भी हमारे साथ चलो। सो आई थॉट यू शुड ऑल्सो ज्वाइन अस। इस मैसेज को टाइप करने के बाद अब धनंजय उसे स्वाति को सेंड कर देता है। इसके बाद वो अब अपनी ड्राइविंग पर कंसंट्रेट करने लगता है। कुछ देर के बाद उसके फ़ोन पर अब जब वो अपनी गाड़ी चला रहा था तो तभी कुछ देर के बाद ही अब स्वाति का भी रिप्लाई साथ के साथ आ जाता है कि कहीं इस बार तो तुम लोग मेरे पापा को इन्फॉर्म नहीं कर दोगे, क्योंकि स्वाति ने अब सीधा सीधा ही धनंजय से ये सवाल पूछ लिया था। क्योंकि करवा चौथ वाले दिन राजीव गुलेरिया और धनंजय ने क्या किया था, वो करण ने स्वाति को बता दिया था कि ये सारा का सारा मैच किन 2 लोगों की वजह से हुआ है। इसलिए अब स्वाति इन दोनों पर भरोसा ही नहीं कर पा रही थी। इसलिए अब स्वाति ने सीधा ही धनंजय से पूछ लिया। स्वाति का ये मैसेज जैसे ही अब धनंजय ने पढ़ा तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। कुछ देर की ड्राइविंग के बाद अब धनंजय कुछ ही देर में मल्होत्रा हाउस तक पहुंच जाता है। धनंजय वहां पर मल्होत्रा हाउस के बाहर खड़ा था और अब वो स्वाति को वहां पर मल्होत्रा हाउस के बाहर अपनी गाड़ी को रोकने के बाद अब वो स्वाति को फ़ोन करने लगता है कि स्वाति जल्दी से आ जाए। स्वाति को फ़ोन करने के बाद जब वो स्वाति को फ़ोन करता है तब तक स्वाति भी अंदर मल्होत्रा हाउस में ही थी। जब स्वाति को वो फ़ोन लगाता है तब स्वाति अपना फ़ोन उठाकर उसे कहती है, हाँ बस आ रही हूँ, मुझे बस 2 मिनट दो, मुझे 2 ही मिनट लगेंगी, कुछ ही देर में। अब ये सब कहने के बाद अब स्वाति भी जल्दी से अपने घर से निकलकर अब वो धनंजय की गाड़ी में आकर उसके बगल वाली सीट में बैठ जाती है। स्वाति के गाड़ी में बैठने के बाद यहाँ धनंजय अब अपनी गाड़ी को उस लोकेशन की तरफ ले जाने लगता है जहाँ पर जाने की उसकी और राजीव की पहले से ही बातें हुई थी। कुछ देर तक स्वाति और धनंजय के बीच काफी खामोशी थी, क्योंकि गाड़ी में बैठे हुए ना तो धनंजय अब स्वाति को कुछ भी कह रहा था और ना ही स्वाति ने अब तक धनंजय को कुछ भी कहा। यहाँ अपनी चुप्पी को अब तोड़ते हुए स्वाति ने ही अब धनंजय से कहा कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम करण के इतने अच्छे दोस्त हो। अगर तुम मुझे पहले बता देते तो इसमें तुम्हारा क्या बिगड़ जाता। स्वाति के इस सवाल पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं कि बताया तो तुमने भी नहीं था ना कि तुम करण को जानती हो, क्योंकि भले ही हम दोनों किंग के पहले इसमें थे, लेकिन तुम भी तो बताओ ना, अगर मैंने तुम्हें नहीं बताया तो तुमने भी कहाँ बताया। धनंजय के इस सवाल पर अब स्वाति बिल्कुल ही खामोश हो जाती है। स्वाति को अब ऐसे खामोश देखकर अब धनंजय उससे कहता है, बी रिलैक्स, हम कोई दोस्त नहीं हैं, हम दोनों तो बस एक जगह जाते हैं और वहाँ पर अपना अपना काम करते हैं। धनंजय की इस बात पर अब स्वाति कहती है, हाँ बात तो सही है तुम्हारी, क्योंकि तुम वहाँ पर अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो और इधर मैं भी अपना काम ही करती हूँ। वैसे मुझे पेरिस से गए ज़्यादा वक्त हुआ नहीं है। इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, वो तुम्हें देखकर ही मुझे समझ आता है। वैसे मैं पेरिस में ही रहता हूँ, जैसे कि तुम पहले से जानती हो, क्योंकि हमारी मुलाकात तो वहीं पर ही हुई थी और तुम्हारे पास तो मेरा नंबर भी है। इसलिए मुझे अब अपने बारे में शायद तुम्हें कुछ ज़्यादा डिटेल में बताने की शायद ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मैं बस तुमसे एक कॉल दूर ही हूँ। इसलिए कभी भी किसी भी चीज़ के लिए कॉल करने से पहले बिल्कुल भी मत हिचकिचाना। और वैसे भी अब तो मुझे पता चल चुका है कि तुम मेरे दोस्त की लाइफ में क्या मायने रखती हो, इसलिए अब तो मेरा फर्ज और भी बन जाता है तुम्हारे प्रति। वैसे मुझे पता है कि तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरी किसी भी चीज़ में, क्योंकि जिस तरह से तुम सेल्फ डिपेंडेंट हो उससे मुझे यही लगता है। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें यही कहूँगा, हालांकि तुम अपने आप में काफ़ी इनफ हो। यहाँ स्वाति और धनंजय भी एक दूसरे से यही बात कर रहे थे और ऐसे ही बात करते हुए अब वो दोनों उस लोकेशन पर पहुँच गए थे जहाँ पर पहले से ही राजीव और करण उनका ही वेट कर रहे थे। जैसे ही वो वहां पर पहुंचे तब धनंजय और स्वाति दोनों ही अभी गाड़ी से बाहर निकलते हैं और अब वो एक दूसरे से बात करते हुए ही उनके पास जा रहे थे। दोनों को ऐसे देखकर अब राजीव अब करण से कहता है
इन दोनों को ऐसे देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये एक दूसरे से उस कार रेसिंग कंपटीशन में मिले हैं, क्योंकि जिस तरह से ये दोनों बातें करते हुए आ रहे हैं उसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है ये उससे ज़्यादा भी एक दूसरे को जानते हैं। शायद ये पहले से ही किसी काम के सिलसिले में एक दूसरे से मिले हों। राजीव की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उस रात भी इन दोनों की ज़्यादा बात नहीं हुई थी, दोनों के बीच में उस समय खामोशी थी। यहाँ पर अब स्वाति और धनंजय दोनों ही करण और राजीव के पास आ गए थे। यहाँ अब करण गुलेरिया अब धनंजय को घूर घूर कर देख रहे थे। अपने दोस्त को ऐसे खुद की तरफ ऐसे घूरता हुआ देखकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, यार सॉरी मुझे माफ़ कर दे। सॉरी तो बोल रहा हूँ ना मैं, वैसे भी मैंने और राजीव ने तुम दोनों के लिए कुछ प्लान किया है, क्योंकि अगर हमने उस दिन तुम दोनों के साथ ऐसा मजाक किया तो उस गलती को सुधारने के लिए ही आज हमने कुछ किया है। ये सुनते ही अब करण और स्वाति दोनों ही अब धनंजय की तरफ देखने लगते हैं। उन्हें ऐसे देखकर अब धनंजय उन दोनों को ही कहता है कि चलो पहले हम हॉर्स राइडिंग करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। धनंजय की ये बात सुनकर अब वो सभी हाँ में अपना सिर हिला देते हैं और वो सभी अभी उसके साथ हॉर्स राइडिंग के लिए चले जाते हैं। कुछ देर तक वो सभी अब हॉर्स राइडिंग को एंजॉय करते हैं। कुछ ही देर के बाद वो सभी बाहर आते हैं। यहाँ पर अब धनंजय पीरामल अपनी पॉकेट से अब कुछ निकाल कर अब करण गुलेरिया के हाथ में देते हुए कहते हैं, एंजॉय इट। ये कहने के बाद अब धनंजय अब राजीव गुलेरिया को देखते हुए कहते हैं, तुम चल रहे हो या फिर यही रहने वाले हो। इस बात पर अब राजीव गुलेरिया भी कहता है कि अगर तुम यहाँ से जा रहे हो तो मैं भी यहाँ पर क्या करूँगा, भला मेरा यहाँ पर क्या काम, मैं क्यों कबाब में हड्डी बनूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर कबाब में हड्डी बनने के लिए नहीं आया हूँ। इसके बाद अब धनंजय और राजीव ये कहते हुए ही दोनों ही अब वहाँ से करण और स्वाति को ऐसे अकेला छोड़कर अब वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि ये दोनों आज अपना एक दूसरे के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले थे। राजीव अब धनंजय से कहता है, एक बात तो बताओ, तुमने मुझे कहाँ से फ़ोन किया था। इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, अरे छोड़ो उस बात को, तो अब तुम मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हें कहाँ छोड़ दूँ। वैसे भी मैंने तुम्हें कहाँ से फ़ोन किया था, इस बात से फ़र्क ही क्या पड़ता है। अब धनंजय के इस सवाल पर अब राजीव कहता है, मुझे कहीं नहीं, बस मुझे तो गुलेरिया हाउस ही छोड़ दो। इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, मुझे तो साउथ दिल्ली जाना है। अब धनंजय की ये बात सुनते ही अब राजीव उससे पूछता है, ये साउथ दिल्ली में कौन रहता है तुम्हारा, तुम्हारा कोई दोस्त है क्या? क्योंकि अगर मैं देखूं तो मारवा हाउस तो उस तरफ है भी नहीं, तो तुम साउथ दिल्ली में क्या करोगे। राजीव के इस सवाल पर अब इससे पहले कि धनंजय कोई भी जवाब देता कि तभी अब उसका फ़ोन बजने लगता है। जैसे ही धनंजय का फ़ोन बजा तब धनंजय अपना फ़ोन अपनी पॉकेट से निकालता है और अब वो अपने फ़ोन को उठाता है तो तभी ये फ़ोन लाइफ केयर हॉस्पिटल से आ रहा था। धनंजय ने जैसे ही अपना फ़ोन उठाया तो उसे सामने से एक नर्स की आवाज़ आती है, जो नर्स कह रही थी, सर मैं आपको कब से आपको और आयशा मैडम को कब से फ़ोन लगा रही हूँ, लेकिन आयशा मैडम का तो फ़ोन ही नहीं लग रहा और फाइनली अब आपने भी उठा दिया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि उनके फ़ोन में नेटवर्क नहीं है और आपका भी अभी मुश्किल से जाकर लग रहा है। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप उन्हें कहिए कि वो बस जल्द से जल्द यहाँ हॉस्पिटल में आ जाएं। उस नर्स की बात को सुनकर अब धनंजय एकदम से घबरा जाता है कि आखिर उसकी माँ को क्या हुआ है। इसलिए अब धनंजय उस नर्स से पूछता है, क्या कुछ हुआ है क्या उसकी माँ तो ठीक है। अब नर्स धनंजय की ये बात सुनकर कहती है, नहीं कुछ भी ठीक नहीं है, क्योंकि आयशा मैडम की माँ की तबीयत बहुत ही ख़राब हो रही है। अब नर्स की ये बात सुनते ही अब धनंजय उस नर्स से कहते हैं, ठीक है तुम संभालो, तब तक मैं उसे वहीं पर ही लेकर आता हूँ। ये कहते हुए ही धनंजय अब अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देते हैं और अब वो जल्दी से राजीव से कहता है कि क्या तुम्हें पता है यहाँ लाइफ केयर हॉस्पिटल जाने का, क्या यहाँ से कोई शॉर्टकट है क्या, क्योंकि मुझे बस जल्द से जल्द अभी लाइफ केयर हॉस्पिटल में जाना है। अब धनंजय की इस बात पर अब राजीव गुलेरिया कहता है, हाँ मुझे पता है, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। यहाँ राजीव अब धनंजय को इंस्ट्रक्शन दे रहा था तो वहीं धनंजय अभी अपनी गाड़ी की स्पीड को बढ़ा देता है और साथ के साथ अब वो आयशा को भी फ़ोन कर रहा था।
क्योंकि धनंजय को जैसे ही पता चला कि आयशा की मां की तबीयत खराब है तो उसने सोचा कि वो पहले खुद ही लाइफ केयर हॉस्पिटल पहुंचता है। तब तक अगर आयशा फ़ोन उठा लेती है तो फिर आयशा भी अपनी तरफ से वहां पर आ जाएगी। लेकिन जैसे ही अब उसने आयशा को फ़ोन किया तो आयशा का फ़ोन फिर से लग ही नहीं रहा था। इसके बाद धनंजय ने अब आयशा को फ़ोन ना करके अब अपनी बहन रेवती को फ़ोन किया। तो कुछ ही देर की रिंग बजने के बाद जब सामने से हेलो की आवाज़ आती है तब अब धनंजय ने रेवती से कहा, तुम आयशा को लेकर जल्दी से लाइफ केयर हॉस्पिटल में आओ वहीं पर मैं भी वहीं पर ही पहुंच रहा हूं और हाँ, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी।